नमस्कार दोस्तों जो मैं आपको आज कहानी बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक वार्निंग है हम सभी के लिए कि हमें अपने बच्चों को, खास तौर पे लड़कियों को क्यों सेफली रखना चाहिए। क्योंकि जो भारत है यहाँ पर लड़कियों पे ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। उसका कारण है यहाँ पर होने वाले रेप। यहाँ गलतियाँ लड़कियों की नहीं बता रहा हूँ, यहाँ के लड़के ही, यहाँ के इंसान इतने वहशी दरिंदे होते हैं कि वो अपनी हवस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा ही एक केस आया है भारत के उस राज्य से जहाँ पर लोग देवी देवताओं की पूजा करने के लिए जाते हैं। ये जो किस्सा है, ये जो कहानी है, ये जो रियल स्टोरी है, ये है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की। वाराणसी जहाँ पर एक 19 साल की स्टूडेंट के साथ 6 दिनों तक कुल 23 दरिंदों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। दोस्तों, इंडिया में, भारत में रेप इतना कॉमन हो चुका है, इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि लोगों को सुनते ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें बस ये लगता है कि ठीक है, हो गया, छोटी मोटी बात है। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये किस हद तक कितना घिनौना काम है ये। हमारे यहाँ भारत में अगर कोई रेप करता है तो सरकार उसके लिए कानून बनाती है, लेकिन उस कानून का कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि कुछ बलात्कारी अपने पैसे की पावर दिखा के छूट जाते हैं, तो कुछ की जान पहचान होती है, वो अपनी उस जान पहचान के बलबूते पे छूट जाते हैं। यहाँ तक कि सबसे बुरी बात तो ये लगती है कि जो ये रेपिस्ट होते हैं, इनके माता पिता होते हैं, ये अपने बच्चों को सज़ा देने की बजाय, उसे सबक सिखाने की बजाय उसको बचाने की कोशिश करते हैं और पूरा जोर लगा देते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि जिस लड़की पे गुजरी है, जिस लड़की के साथ रेप हुआ है, उसके परिवार पर और उस पर क्या गुजर रही होगी। ये बस पूरी कोशिश करते हैं कि उनका जो लड़का है, उनका जो बच्चा है या उनके घर का जो सदस्य है जिसने रेप किया है, वो किसी न किसी हाल में बच जाए, जिसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं, पैसों का जोर लगा देते हैं, अपनी पहुंच का जोर लगा देते हैं और बस उस बलात्कारी को बचा लेते हैं कैसे न कैसे करके। खैर, हम अपनी कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। ये कहानी है वाराणसी की एक 19 साल की स्टूडेंट की, जो एथलेटिक्स में बहुत एक्टिव थी एंड वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव थी। उसके सोशल मीडिया पे काफ़ी दोस्त थे। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है 29 मार्च से। 29 मार्च की रात बताते हैं कि ये लड़की शाम को अपने एक दोस्त के घर जाती है उससे मिलने के लिए। लड़की अपने दोस्त से मिलने शाम को जाती है कि तभी उसे रास्ते में उसकी ही जान पहचान वाला एक राज विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति मिल जाता है और वो उस लड़की को लेकर उस कैफ़े में चला जाता है, जहाँ पर समीर नाम का एक व्यक्ति, जो कि राज विश्वकर्मा का दोस्त होता है, वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होता है। ये दोनों ही उस लड़की के ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाते हैं, जिससे वो लड़की नशे की हालत में हो जाती है और उसके बाद ये दोनों दरिंदे उसका रेप करते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है इस मासूम की दर्दनाक रेप की कहानी की। इसके बाद दोस्तों दिन आता है अगला दिन 30 मार्च का, जहाँ समीर एक बार फिर उसे मिलता है एक और लड़के के साथ। वो उसे बाइक पे बैठा कर हाईवे पे ले जाते हैं और फिर से उसको नशीला पदार्थ देकर, उसको नशे में करके उसके साथ फिर से ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, उसका रेप करते हैं और उसके बाद पास के ही एरिया जो होता है नादेश्वर नाम का एरिया, उसको वहाँ पर छोड़कर। इसके बाद दोस्तों दिन आता है 31 मार्च का, जहाँ पर ऑलरेडी उस लड़की के साथ 29 और 30 मार्च को रेप हो चुका था। फिर से डेट आती है 31 मार्च की। इस दिन उसे आयुष, सोहिल, डैनिश
अनमोल, साजिद और जाहिर, ये 6 लोग उसे मिलते हैं जो उसे एक कॉन्टिनेंटल नाम के कैफ़े पे लेकर जाते हैं और वहाँ पर फिर से उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाते हैं और उसके बाद बारी बारी करके उसके साथ रेप करते हैं। इसके बाद दोस्तों दिन आता है 1 अप्रैल का, जहाँ 1 अप्रैल को साजिद और उसका एक और दोस्त उसे होटल ले जाते हैं। वहाँ पर भी उस होटल में बताते हैं कि वहाँ पर भी 2 से 3 लोग ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसमें से एक एक करके फिर उसके साथ बलात्कार करते हैं और उसके बाद उसे रास्ते में ही फेंक कर चले जाते हैं। मतलब बेशर्मी की हद होती है। एक तो लड़की के साथ इतनी दरिंदगी के साथ एक रेप कर रहे हैं और उसके बाद उसे ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या ही हो सकती है। इसके बाद उसे एक इमरान नाम का बंदा मिलता है जो उसे उठाकर उसे लेकर वहाँ से होटल में चला जाता है और होटल में फिर से एक बार उसके साथ रेप किया जाता है। तो ये अभी तक तो हो गया था कि 1 अप्रैल तक इसके साथ रेप होता है। फिर आता है दिन 2 अप्रैल का। 2 अप्रैल को राज खान नाम का कोई व्यक्ति लड़की को अपने घर ले जाता है और उस घर की छत पे ही उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ रेप करता है। लड़की चिल्लाती है, चीखती है। लड़की के चिल्लाने और चीखने के बाद उसको, जब वो चीखती चिल्लाती है तो वो उसे वाराणसी के 80 घाट पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों दिन आता है 3 अप्रैल का। 3 अप्रैल को एक बार फिर से दानिश, सोहेल और एक और लड़का मिलकर उसे रूम में ले जाते हैं और फिर से वहाँ पर उसे नशा दिया जाता है और उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। बाद में उसे चौघट नाम के जो जगह होती है वाराणसी में, चौघट नाम के पास उसको ऐसे ही छोड़ के या फेंक के चले जाते हैं। फिर आता है दिन 4 अप्रैल का। 4 अप्रैल को किसी तरह वो लड़की अपने एक दोस्त के घर पहुंचती है। वहाँ वो थोड़ा आराम करती है। थोड़ा आराम करने के बाद वो तुरंत घर जाती है और अपने माँ बाप को ये सारी आपबीती बताती है। मतलब इतने सारे दरिंदों ने उसके साथ हर रोज उसके ड्रिंक में नशे की दवाएं मिलाकर उसके साथ एक एक करके रेप किया। जैसे तैसे करके लड़की बचती है और फिर वो अपनी माता पिता को ये बताती है और इसके बाद फिर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसके बाद लड़की जैसे ही अपने माँ बाप को जैसे तैसे करके बताती है इस घटना के बारे में, उसके माँ बाप तुरंत ही उस इलाके के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और 23 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। 23 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस अभी तक कुल 13 लोगों को पकड़ पाई है, जिनके ऊपर BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 70A मतलब सामूहिक बलात्कार एंड सेक्शन 123 मतलब जहर देना, सेक्शन 1262 मतलब गलत तरीके से रोकना, सेक्शन 1272 मतलब गलत तरीके से बंधक बना के रखना एंड सेक्शन 351 मतलब आपराधिक धमकी। इन सभी मामलों में इन 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके ऊपर ये धाराएं लगी हैं। ये तो दोस्तों कहानी थी यहाँ तक कि ये किस तरह उस लड़की के साथ इन लोगों ने दुष्कर्म किए। एंड जब पुलिस ने केस दर्ज किया तो उस समय तो कुल 6 लोगों को ही पुलिस ने पकड़ा था, पर जैसे जैसे ये तहकीकात आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे छानबीन बढ़ती गई, तो पुलिस ने अभी तक कुल 13 लोगों को पकड़ा है। और ये भी बताते हैं कि जब उस लड़की का मेडिकल चेकअप करवाया गया तो उसमें पता चला कि वो लड़की हेपेटाइटिस B की बीमारी से जूझ रही है, वो उससे संक्रमित है। उसकी जो ये रिपोर्ट है हेपेटाइटिस B की, ये पॉजिटिव पाई गई थी। ये उस एरिया के BHU हॉस्पिटल की तरफ से रिपोर्ट निकाली गई थी, उसमें पता चला था। इसके बाद
जितने भी लड़कों ने उसके साथ रेप किया था उनकी भी बताते हैं कि जांचें करवाई गई हैं। एंड इसके साथ ही साथ बताया गया है कि उस लड़की का HIV टेस्ट भी करवाया गया था, जिसमें वो नेगेटिव पाई गई थी। एंड डॉक्टरों ने ये भी बताया कि उसके जो लीवर में है वो सूजन आ रखी है, और वो जो सूजन है उसके आने की वजह यही है कि उसको ड्रग्स दिया गया था, काफ़ी नशा दिया गया था, जिसकी वजह से उसके लीवर में सूजन आ गई है। लेकिन जो लड़की थी उसके माँ बाप का कहना था कि अभी लड़की की जो हालत है वो काफ़ी हद तक ठीक है। पुलिस ने अभी तक का सिर्फ 6 लोगों को ही गिरफ्तार किया था, लेकिन बताते हैं कि 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक का चले इस गैंग रेप में रविवार को पुलिस ने मोहम्मद शहबाज उसको गिरफ्तार किया। मोहम्मद शहबाज ने पुलिस को बताया कि उसके ही मोहल्ले के 2 लड़के मोहम्मद इमरान अहमद और शब्बीर आलम, उनके कहने पर ये गया था। दोनों ने ही बताया था कि उनके पास एक लड़की है जिसके साथ ये लोग मज़े कर रहे हैं, और ये भी उनके बहकावे पे चला गया और इसके बाद उसके साथ रेप किया। इस तरह मोहम्मद शहबाज को करके कुल 13 अपराधियों को अभी तक का पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: मोहम्मद शहबाज एंड रजा उर्फ जैब, जाहिद खान, रेहान, राज विश्वकर्मा, आयुष धूसिया, साजिद, सुलह शेख, दानिश अली, इमरान अहमद, शब्बीर आलम, सोहेल खान और अनमोल गुप्ता। तो ये कुल अभी तक के गिरफ्तार किए गए 13 अपराधी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो आपको बता चुका हूँ: जबरन पकड़ के रखना, धमकी का, बलात्कार का और तरह तरह के आरोप। अभी तक का तो ये पीड़िता के जो घर वाले थे उनके बयान पर 13 लोगों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, केस तो तब पलटा जब इस पीड़िता, जो ये लड़की थी जिसके साथ रेप हुआ था, इसकी ही सहेली ने ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए, और जिसके बयान के आधार पर यह पूरा का पूरा केस ही पलट गया। जो पीड़िता की सहेली थी उसने बयान दिया कि ये जो 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच में लड़की के साथ रेप हुआ है, उस समय तक वो जो पीड़िता थी वो लड़की उसकी सहेली के साथ थी, और वो कुछ लड़कों के साथ भी घूम रही थी जिनके नाम FIR में दर्ज नहीं है। जिसके बाद ये सुनकर सबके होश उड़ गए थे। जो आरोपी थे, जो बलात्कारी थे, उनके परिजन और वो लड़की, जो उस लड़की की सहेली थी, सब ने ही मिलकर प्रधानमंत्री के आवास पे जाके एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उस लड़की ने यह बयान दिया है कि 30 मार्च को जो पीड़िता थी वो खुद अपनी सहेली के साथ पहले ज़ूडियो घूमने गई थी, और वहाँ पर उन्होंने कुछ कपड़े देखे। हालांकि उन्होंने कपड़े खरीदे नहीं, सिर्फ फ़ोटो खिंचवा के वापस आ गए, जिसकी वजह से उसकी सहेली और उसके पीड़िता के बीच में बहस हो गई थी और वो वहाँ से चले गए थे। इसके बाद जो पीड़िता की सहेली है वो बताती है कुछ दोस्तों के साथ वो घूम रही थी जिनके नाम उस FIR में दर्ज नहीं है। एंड इसके आधार पर जो प्रधानमंत्री की तरफ से एक SIT टीम गठित की गई है और 30 दिनों के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि जो पीड़िता की सहेली है उसके बयान के बाद ये पूरा का पूरा केस पलट चुका है। अभी जो पीड़िता की सहेली है उसके बयान पर छानबीन चल रही है, जिसमें ये भी पाया गया है कि जो पीड़िता थी वो 30 मार्च को सच में अपनी सहेली के साथ मॉल में घूमती हुई पाई गई थी CCTV कैमरा के आधार पर। बाकी अभी देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। दोस्तों, सच्चाई क्या है अब तो ये तभी पता चलेगा जब जो SIT की टीम गठित की गई है और 30 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है, उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में
उस लड़की के साथ क्या हुआ था क्या नहीं। आखिर उसकी सहेली है वो सच वो कह रही है या जो उस लड़की के साथ हुआ है वो सच है। क्योंकि एक तरफ जहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ पर लड़की का मेडिकल हुआ है, वहाँ पे पाया गया है कि उस लड़की को ड्रग्स दिए गए थे, तो वहीं जो लड़की की सहेली है उसका कहना है कि लड़की है वो उसके साथ मॉल में घूम रही थी। तो अब तो ये खुलासा अब जो पुलिस है, एसआईटी की टीम है, वो जांच पड़ताल कर रही है। आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा कि इसकी असलियत क्या है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।